एक पुरानी कहावत है, जब सैया भये कोतवाल तो अब डर काहे का। तारीख 3 जुलाई 1999 सुबह सुबह पटना के फ्रेजर रोड पर एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे बिहार को हिलाकर रख दिया। एक कार के अंदर दो युवाओं की लाशें मिली, शिल्पी जैन और गौतम सिंह। लेकिन यह कोई साधारण हत्या नहीं, ये कार पार्क की गई थी क्वार्टर नंबर 12 के पास, और जो आवंटित था एक ऐसे व्यक्ति के नाम पर जिसका नाम सुनते ही बिहार के लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। नाम साधु यादव, एक ऐसा नाम जो बिहार की राजनीति में अपराध और आतंक का उस समय पर्याय बन चुका था। साधु यादव यानी लालू प्रसाद यादव का साला, राबड़ी का भाई और गोपालगंज का सबसे खतरनाक गुंडा, और एक ऐसा व्यक्ति जिसके सामने न्याय व्यवस्था ने भी कभी घुटने टेक दिए थे। मैं हूं धर्मेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं राजनीति बिहार की। जब हम बिहार के अपराधी नेताओं की बात करते हैं तो शहाबुद्दीन, अनंत सिंह, प्रभुनाथ सिंह जैसे नाम सामने आते हैं, लेकिन इन सभी में से एक नाम ऐसा भी है जो इन सब से अलग है। नाम साधु यादव। क्यों? क्योंकि यह व्यक्ति सिर्फ एक अपराधी नहीं था, बल्कि बिहार के सबसे शक्तिशाली राजनीतिक परिवार का सदस्य था। पूरा नाम अनिरुद्ध प्रसाद यादव, जिसे लोग साधु यादव के नाम से जानते हैं, का जन्म 5 जुलाई 1967 को गोपालगंज जिले के सलय कला गांव में हुआ था। एक साधारण किसान परिवार में जन्मे इस व्यक्ति की किस्मत तब बदली जब इसकी बहन राबड़ी देवी की शादी लालू प्रसाद यादव से हुई। लालू प्रसाद यादव जब बिहार के मुख्यमंत्री बने तो साधु यादव को लगा कि अब उसका भी समय आ गया है। राजनीतिक संरक्षण के बल पर वो धीरे धीरे अपराध की दुनिया में कदम रखने लगा और गोपालगंज यह जिला साधु यादव का गढ़ बन गया। यहाँ उसका आतंक इतना बड़ा था कि पुलिस भी उसके सामने अपना सर झुकाती थी। स्थानीय व्यापारी, किसान, यहाँ तक कि सरकारी अधिकारी भी उससे डरा करते थे। लेकिन सवाल यह है कि एक साधारण गांव का लड़का इतना खतरनाक अपराधी और इतना पावरफुल राजनेता कैसे बन गया? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। हम देखेंगे कि कैसे साधु यादव ने अपना आपराधिक साम्राज्य खड़ा किया, कैसे उसने राजनीतिक संरक्षण का फायदा उठाया और कैसे वह एक के बाद एक अपराध करता गया, लेकिन कानून उसका कभी कुछ बिगाड़ नहीं सका। 1970 के दशक में बिहार की स्थिति बेहद खराब थी। गरीबी, बेरोजगारी, जातीय तनाव, ये सब समस्याएं थी। ऐसे माहौल में पले बढ़े साधु यादव के मन में शुरू से ही गुस्सा और बदले की भावना थी। स्कूल में पढ़ाई के बजाय वो लड़ाई झगड़े में ज्यादा दिलचस्पी लेता था। साधु यादव की किस्मत का सितारा चमका 1973 में जब उसकी बहन राबड़ी देवी की शादी लालू प्रसाद यादव से हुई। हालांकि उस समय लालू प्रसाद यादव एक छोटे नेता थे, लेकिन उनमें बड़ा बनने की क्षमता थी। इस रिश्ते ने साधु यादव की जिंदगी की दिशा ही बदल दी। जैसे जैसे लालू प्रसाद यादव का राजनीतिक उत्थान होता गया, वैसे वैसे साधु यादव का भी रुतबा बढ़ता गया। 1980 के दशक आते आते वो गोपालगंज में एक जाना पहचाना चेहरा बन चुका था, लेकिन यह पहचान अच्छे कामों के लिए नहीं बल्कि गुंडागर्दी और लूटपाट के लिए बनी थी। 1980 के दशक का बिहार एक अलग ही दुनिया था, जहां जातीय राजनीति अपने चरम पर थी और लालू प्रसाद यादव इस राजनीति के सबसे बड़े खिलाड़ी बन रहे थे। MY फार्मूला यानी मुस्लिम यादव गठबंधन इसी दौरान मजबूत हुआ और इस राजनीतिक उथल पुथल में साधु यादव को अपना मौका दिखा। 1990 में जब लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने तो साधु यादव के लिए यह एक बेहद सुनहरा मौका था
अब उसके पास राज्य की सबसे बड़ी शक्ति का संरक्षण था और साधु ने इस मौके का भरपूर फायदा उठाया भी। गोपालगंज में साधु यादव ने पहले अपना अपराधी नेटवर्क बनाना शुरू किया। उसने स्थानीय गुंडों को अपने साथ मिलाया, हथियार इकट्ठे किए और धीरे धीरे पूरे जिले में अपना आतंक फैलाना शुरू किया। गोपालगंज के व्यापारी बताते हैं कि 1980 के दशक के अंत तक साधु यादव का नाम सुनते ही लोगों के होश उड़ जाते थे। दुकानदारों से हफ्ता वसूली, ठेकेदारों से कमीशन, किसानों से जमीन की रंगदारी, ये सब साधु यादव के धंधे बन चुके थे। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि पुलिस पंगु हो चुकी थी, वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी। क्यों? क्योंकि साधु यादव के पास लालू प्रसाद यादव का संरक्षण था और लालू प्रसाद यादव 1990 में बिहार के मुख्यमंत्री बन चुके थे। जब भी कोई पुलिस अधिकारी उसके खिलाफ कार्यवाही करने की कोशिश करता तो उसका तबादला हो जाता। यह था बिहार का जंगल राज का असली चेहरा उस वक्त का, जहां अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण मिलता था और आम लोग डर के साए में जीने को मजबूर थे। लेकिन साधु यादव की कहानी अभी शुरू ही हुई थी। आगे जो होने वाला था वो और भी खतरनाक था। 1990 का दशक आते आते साधु यादव सिर्फ एक अपराधी नहीं रह गया था, अब वो राजनीति में भी अपना कदम रखना चाहता था। और लालू प्रसाद यादव के जंगल राज के दौरान अपराधियों को राजनीतिक टिकट मिलना बेहद आम बात हो चुकी थी और साधु यादव ने इस ट्रेंड का सबसे बड़ा फायदा उठाया। 1995 में बिहार विधानसभा चुनाव हुए। आरजेडी ने साधु यादव को गोपालगंज सीट से टिकट दिया। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी, क्योंकि आखिरकार वो लालू यादव का साला जो था। लेकिन जो चुनावी प्रचार साधु ने किया वो बिहार की राजनीति के इतिहास का एक काला अध्याय था। साधु के चुनावी प्रचार में हथियार बंद गुर्गे शामिल होते थे। विरोधी उम्मीदवारों को धमकी दी जाती, उनके समर्थकों को डराया जाता। मतदान के दिन बूथ कैप्चरिंग की घटनाएं हुई और नतीजा साधु यादव चुनाव जीत चुका था। गोपालगंज से विधायक बनने के बाद साधु यादव की ताकत और भी बढ़ गई। अब वो सिर्फ एक अपराधी नहीं बल्कि एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि भी था। इस नई पहचान का उसने भरपूर दुरुपयोग किया। विधायक बनने के बाद साधु यादव सरकारी दफ्तरों में आतंक मचाने लगा, अधिकारियों को धमकी देने का काम करने लगा और विरोधियों को परेशान। यह सब उसकी दिनचर्या बन चुकी थी। 2001 में हुई एक घटना इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जनवरी 2001 में साधु यादव अपने हथियारबंद गुर्गों के साथ ट्रांसपोर्ट कमिश्नर एनके सिन्हा के दफ्तर में घुस गया। उसने बंदूक की नोक पर अधिकारी को मजबूर किया कि वो एक मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर के तबादले के आदेश पर हस्ताक्षर करें। ये घटना दिखाती है कि साधु यादव कितना बेशर्म और निडर हो चुका था। हालांकि इनके सिन्हा ने साधु की बात मानने से साफ इनकार कर दिया और 1990 के दशक के अंत तक साधु यादव ने गोपालगंज में अपना एक पूरा आपराधिक साम्राज्य खड़ा कर लिया था। ये सिर्फ एक व्यक्ति नहीं था बल्कि एक पूरा नेटवर्क जो अपराध के हर क्षेत्र में सक्रिय था। जानकार बताते हैं कि साधु यादव के पास 50 से ज्यादा हथियारबंद गुर्गे थे। उनके पास AK-47 पिस्तौल, कार्बाइन जैसे खतरनाक हथियार थे। ये गिरोह गोपालगंज के अलावा आसपास के जिलों में भी सक्रिय था। इस गिरोह की मुख्य गतिविधियां थी जबरन वसूली, अपहरण, हत्या, जमीन हड़पना, ठेकों में कमीशन और राजनीतिक विरोधियों को डराना और धमकाना। गोपालगंज में कोई भी बड़ा काम साधु यादव की इजाजत के बिना नहीं हो सकता था। स्थानीय व्यापारी बताते हैं कि उस समय गोपालगंज में व्यापार करना बेहद मुश्किल था। हर महीने साधु यादव के गुर्गे आते थे और हफ्ता मांगते थे। जो नहीं देता था उसके साथ मारपीट की जाती थी या उसे जान से मारने की धमकी दी जाती थी। किसानों की हालत तो और भी बुरी थी। साधु यादव के गुर्गे उनकी जमीन हड़प लेते और जो विरोध करता उसे अपहरण कर लिया जाता। कई किसानों को अपनी जमीन साधु यादव के नाम करनी पड़ी।
कुछ ऐसा था साधु यादव का आपराधिक साम्राज्य, लेकिन इस साम्राज्य की सबसे काली घटना होना अभी भी बाकी थी। 1999 में जो हुआ वो न सिर्फ साधु यादव की बल्कि पूरे बिहार की राजनीति के लिए काला धब्बा बन गया। शिल्पी गौतम हत्याकांड। 3 जुलाई 1999 की सुबह पटना की फ्रेजर रोड पर स्थित क्वार्टर नंबर 12 के पास एक कार खड़ी थी। इस कार के अंदर 2 युवाओं की लाशें थी, 23 साल की शिल्पी जैन और 25 साल का गौतम सिंह। लेकिन यह कोई साधारण मौत नहीं थी, यह एक ऐसी घटना थी जो बिहार के राजनीति को हमेशा के लिए कलंकित कर देने वाली थी। शिल्पी जैन एक मध्यम वर्गीय परिवार की बेटी थी। उसके पिता उज्जवल कुमार जैन पटना में कमला स्टोर्स के नाम से कपड़े की दुकान चलाते थे। शिल्पी एक बेहद खुशमिजाज लड़की थी जिसके सपने थे, उम्मीदें थी, लेकिन उसकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। गौतम सिंह एक डॉक्टर का बेटा था। उसके पिता डॉक्टर बीएन सिंह लंदन में रहते थे। गौतम आरजेडी के युवा विंग से जुड़ा था और राजनीति में अपना करियर बनाना चाहता था। शिल्पी और गौतम के बीच प्रेम संबंध था और वे दोनों शादी की योजना बना रहे थे। लेकिन इसी बीच 2 जुलाई 1999 को शिल्पी और गौतम दोनों अपने घरों से निकलते हैं। परिवार वालों को लगा कि वे कहीं मिलने गए हैं, लेकिन रात होने पर भी जब वे वापस नहीं आए तो परिवार वालों को चिंता होने लगी। अगली सुबह जो खबर आई वो किसी भी परिवार के लिए सबसे बुरा सपना था। 3 जुलाई की सुबह जब पुलिस का फोन आया कि फ्रेजर रोड पर एक कार में 2 लाशें मिली हैं तो पूरा पटना हिल गया। लेकिन जो बात सबसे चौंकाने वाली थी वो ये थी कि यह कार पार्क की गई थी क्वार्टर नंबर 12 के पास, जो साधु यादव के नाम पर आवंटित था। लेकिन जो कुछ इसके बाद हुआ वो बिहार की पुलिस व्यवस्था पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान था। पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले ही इससे आत्महत्या घोषित कर दिया। क्राइम सीन को सुरक्षित करने के बजाय कार को पुलिस स्टेशन तक चलाकर लेकर गए, जिससे सभी सबूत नष्ट हो गए। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि पुलिस के पहुंचने से पहले ही साधु यादव के समर्थक क्राइम सीन पर पहुंच चुके थे और सबूतों से छेड़छाड़ हो चुकी थी। गवाहों को डराया जा चुका था और पूरे मामले को दबाने की पूरी कोशिश हो चुकी थी। शिल्पी के परिवार ने तुरंत इसे हत्या बताया। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी कभी आत्महत्या नहीं कर सकती, लेकिन उनकी आवाज भी दबा दी गई। राजनीतिक दबाव इतना ज्यादा था कि सच्चाई को दबाने की हर कोशिश की गई। शिल्पी गौतम केस में पुलिस की जांच इतनी घटिया थी कि पूरे बिहार में हंगामा मच गया। मीडिया, विपक्ष और आम जनता सभी ने इसका विरोध किया। राजनीतिक दबाव इतना बढ़ा कि राबड़ी देवी सरकार को मजबूरन यह केस सीबीआई को सौंपना पड़ा। 9 जुलाई 1999 को यह केस सीबीआई को ट्रांसफर किया गया। लोगों को उम्मीद थी कि अब सच्चाई सामने आ जाएगी। सीबीआई ने जांच शुरू की और जो सबूत मिले वे बेहद चौंकाने वाले थे। सीबीआई ने शिल्पी के शरीर के नमूने हैदराबाद भेजे डीएनए टेस्ट के लिए। रिपोर्ट आई तो पूरा मामला साफ हो गया। शिल्पी के शरीर पर कई लोगों के सीमेन के नमूने मिले। यह साफ सबूत था कि उसके साथ गैंगरेप हुआ था। सीबीआई ने साधु यादव से डीएनए सैंपल मांगा, लेकिन साधु यादव ने साफ इनकार कर दिया। सोचिए, एक निर्दोष व्यक्ति डीएनए टेस्ट से क्यों डरेगा? यह सवाल आज भी अनुत्तरित है। लेकिन सीबीआई पर भी राजनीतिक दबाव था। लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की सरकार चाहती थी कि मामला दब जाए। आखिरकार साधु यादव उनका अपना आदमी और इवन लालू प्रसाद यादव का साला और राबड़ी यादव का सगा भाई था। और अंततः 2003 में सीबीआई ने एक चौंकाने वाला फैसला लिया। उन्होंने इस केस को आत्महत्या करार देकर बंद कर दिया। सभी सबूतों के बावजूद, सभी संदेहों के बावजूद सीबीआई ने कहा कि शिल्पी और गौतम ने जहर खाकर आत्महत्या की थी। यह फैसला न सिर्फ शिल्पी के परिवार के लिए बल्कि पूरे देश की न्याय व्यवस्था के लिए एक काला दिन था। और एक बार फिर साबित हुआ कि बिहार में राजनीतिक संरक्षण के आगे न्याय की कोई कीमत नहीं है।
सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट के बाद शिल्पी जैन का परिवार टूट चुका था। उन्होंने अपनी बेटी के साथ हुए अन्याय को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उज्जवल कुमार जैन और उनकी पत्नी ने कहा कि वे तब तक चैन नहीं लेंगे जब तक उनकी बेटी को न्याय नहीं मिलता। शिल्पी का भाई प्रशांत जैन इस लड़ाई में सबसे आगे था। उसने कहा कि वो अपनी बहन के हत्यारों को सजा दिलवा कर रहेगा और 2006 में उसने कोर्ट में अर्जी भी दी कि इस केस को दोबारा खोला जाए, लेकिन 5 जनवरी 2006 को जो हुआ वो दिखाता है कि साधु यादव कितना खतरनाक था। प्रशांत जैन को उसके घर के सामने से अपहरण कर लिया गया। ये साफ संदेश था कि जो भी इस केस को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा उसका यही हाल होगा। हालांकि प्रशांत जैन को कुछ दिन के बाद छोड़ दिया गया, लेकिन उसे साफ धमकी दी गई कि अगर वो इस मामले को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा तो उसे जान से मार दिया जाएगा। डर के मारे प्रशांत जैन ने अपनी लड़ाई छोड़ दी। यह था बिहार की न्याय व्यवस्था का असली चेहरा, जहां अपराधी इतने ताकतवर थे कि वे पीड़ित के परिवार को भी डरा धमका कर चुप करा देते थे। शिल्पी जैन को न्याय नहीं मिला और साधु यादव बच निकला। शिल्पी गौतम केस के बावजूद साधु यादव का राजनीतिक करियर रुका नहीं, उल्टे वह और भी ताकतवर होता गया। साल 2000 में वो दोबारा गोपालगंज से विधायक बना, 2001 में विधान परिषद का सदस्य बना और 2004 में लोकसभा का सांसद बना। ये दिखाता है कि बिहार की राजनीति में अपराधी कितने सुरक्षित हुआ करते थे। एक व्यक्ति जिसके ऊपर हत्या और बलात्कार के आरोप हों वो संसद तक पहुंच सकता है। ये लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा था और 2004 से 2009 तक साधु यादव गोपालगंज का लोकसभा सांसद रहा, लेकिन उसकी संसदीय गतिविधियां ना के बराबर थी। वो ज्यादातर समय गोपालगंज में रहता था और अपने आपराधी नेटवर्क को चलाता था। संसद सदस्य बनने के बाद साधु यादव का स्थानीय प्रभाव और भी बढ़ गया। अब वो केंद्र सरकार के साथ भी अपने संपर्क का इस्तेमाल करने लगा। गोपालगंज में उसका आतंक चरम पर पहुंच चुका था, लेकिन 2009 के लोकसभा चुनाव में साधु यादव को हार का सामना करना पड़ा। नीतीश कुमार की लहर और जनता के बदलते मूड के कारण वो चुनाव हार चुका था। ये उसके राजनीतिक करियर का अंत था। शिल्पी गौतम केस साधु यादव का सबसे बड़ा अपराध था, लेकिन ये अकेला नहीं था। उसके नाम दर्जनों आपराधिक मामले दर्ज हैं। 2007 में बिहार में आई बाढ़ के दौरान राहत सामग्री के घोटाले में भी उसका नाम आया। साधु यादव बाढ़ राहत घोटाले में मुख्य आरोपी संतोष झा। सीबीआई की जांच में पता चला कि साधु यादव ने संतोष झा से पैसे लिए थे और उसके पिता को एक वाहन भी बेचा था। ये साफ था कि साधु यादव इस घोटाले में शामिल था। 2016 में साधु यादव पर एक और गंभीर आरोप लगा जब एक बिल्डर ने शिकायत की कि साधु यादव ने उससे 50 लाख रुपए की जबरन वसूली करने की कोशिश की थी, लेकिन साधु यादव ने इसे राजनीतिक साजिश बताया। उसने कहा कि वो सिर्फ बिचौलिया की भूमिका निभा रहा था, जबरन वसूली नहीं कर रहा था। 2022 में आईएएस अधिकारी को धमकी देने के मामले में साधु यादव को 3 साल की सजा हुई, लेकिन उसे तुरंत जमानत मिल गई और वो अपील कर रहा था। 2022 में आईएएस अधिकारी को धमकी देने के मामले में साधु यादव को 3 साल की सजा हुई, लेकिन उसे तुरंत जमानत मिल गई। यह दिखाता है कि आज भी न्याय व्यवस्था में कितनी खामियां हैं। यह अधिकारी कोई और नहीं बल्कि वही एनके सिन्हा थे जिनके ऑफिस में घुसकर कभी साधु यादव ने उन्हें धमकाने की कोशिश की थी और एक अधिकारी का ट्रांसफर करवाने के लिए जबरदस्ती दबाव बना रहे थे। 2015 में उसने आरजेडी छोड़कर अपनी पार्टी गरीब जनता दल सेकुलर बनाई, लेकिन उसकी राजनीतिक प्रासंगिकता अब बिल्कुल खत्म हो चुकी है। लालू प्रसाद यादव के परिवार में तेजस्वी यादव के उदय के बाद साधु यादव हाशिए पर चला गया। अब वो सिर्फ गोपालगंज तक सीमित है और उसका प्रभाव भी काफी कम हो चुका है। कानूनी मोर्चे पर साधु यादव के खिलाफ कई मामले अभी भी चल रहे हैं। शिल्पी गौतम केस आज भी विवादित है। शिल्पी का परिवार आज भी न्याय की उम्मीद में है। ये तो वो कुछ कहानियां और किरदार हैं जो प्रमुख हैं। जाने कितनी कहानियां और किरदार ऐसे हैं जिन्होंने अपना दर्द किसी से कहा नहीं या फिर कहें कि उन्हें कहने का मौका ही नहीं मिला।
या साधु यादव के आतंक के सामने उन्होंने वहीं गोपालगंज और पटना के किसी चौराहे पर दम तोड़ दिया। साधु यादव की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, ये पूरे सिस्टम की कहानी है। ये दिखाती है कि कैसे राजनीतिक संरक्षण अपराधियों को बचाता है, कैसे पैसा और ताकत न्याय से बड़ी हो जाती है। आज के लिए बस यहीं तक। आप देख रहे थे अखंड भारत न्यूज। अपना और अपनों का ख्याल रखिए और वोट डालने से पहले, अपना नेता चुनने से पहले इतना जरूर देखिए वो कौन है। अपराधी सिर्फ अपराधी हो सकता है, फिर चाहे वो किसी भी पार्टी में हो। फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प किरदार की कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।